Very good morning to all of you. Welcome to the class. Let's start with a very simple revision of everything that we have done and everything that we know so far about public finance. ठीक है? So हमारा जो बात चालू हुआ था about this it all started with the 1770s में जब हमारा इकोनॉमिक्स फाइंड हुआ था ना, तब से ये टॉपिक कहीं ना कहीं दिमाग में था. ठीक है, बट उसको फुल पावर या फुल जो एग्जिस्टेंस या एक्सप्लेनेशन मिला वो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 मिला. ठीक है, सो हमारा चैप्टर 7 जो है इट टॉक्स अबाउट पब्लिक फाइनेंस. ओके, इसमें कंप्लीटली हमारी सारी बातें होती है वो पब्लिक फाइनेंस के बारे में होती है. मीनिंग हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, उनका फाइनेंसेस, इनकम एक्सपेंडिचर, लोन्स वगैरह कैसे मैनेज किया जाता है. मनी मैनेजमेंट फॉर आर पब्लिक अथॉरिटीज़, दैट इज पब्लिक फाइनेंस. ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू रिमेंबर ओवर हियर इज द फैक्ट कि भाई यहाँ पे वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की क्यों जरूरत पड़ी. Why couldn't government just be government? Why did government have to become an economic agent? Sir, what is economic agent? Economic agent मतलब the person who participates in the economy and has an influence over it. ठीक है, so economic agent वो क्यों बन गया? तो हमने देखा था बेटा कि बैक इन 1929 तब तक काफ़ी जगहों पे बात हो रही थी मर्केंटाइलिस्ट इकोनॉमिस्ट में, मर्केंटाइलिस्ट में एंड एवरीबडी, बट देयर वाज नो रियल ग्रास्प और क्या बोलते हैं मोशन ऑन द फैक्ट कि गवर्नमेंट शुड नाउ बिकम एन इकोनॉमिक प्लेयर. वो ट्रैक्शन नहीं आया था उस टॉपिक पे. बट आफ्टर 1929 गवर्नमेंट गॉट ट्रैक्शन एंड गवर्नमेंट बिकेम एन इकोनॉमिक प्लेयर. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज गवर्नमेंट ने बोला कि यस आई अग्री विथ यू. ओके, आई अग्री विथ यू, आई हैव टू गिव यू सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक इनपुट्स एंड मुझे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करना है. बट हाउ? ओके, हाउ कैन आई इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी? द आंसर केम इन टू पार्ट्स. वेरी गुड. ओके, वी गॉट द मॉनेटरी पॉलिसी which is handled by the monetary authorities of the country, and we got the second one, that is the fiscal policy. बच्चा लोग, everybody take out your notebooks. ठीक है, whatever I am writing over here you start writing. ठीक है, और इसके ऊपर लिखने का chapter 7 sketch. ओके, write the word sketch. sketch का मतलब क्या है? दिस आई यूज टू डू पहले. ठीक है, हम लोग जो भी ब्लैबर कर रहे हैं ना या जो भी लिख रहे हैं अबाउट द चैप्टर, यू नोट इट डाउन. दीज आर नॉट नोट्स, दीज आर नॉट सिस्टमैटिक लाइन्स और डिस्कशंस ऑफ द पैराग्राफ्स. दीज आर थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू रिकलेक्ट अबाउट द चैप्टर. ओके, सो स्केच मतलब कि भाई एक रफली हमने नोट किया है वॉट एवर वी कुड रिकलेक्ट एंड वॉट एवर वी डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर. ओके, so the answer how came through monetary policy and the fiscal policy. Okay, चलो जल्दी 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 नोट कर लो. कैरी ऑन. यस, ओके, तो आंसर आया मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. हमारा ये चैप्टर में जो फोकस है विल बी ऑन फिस्कल पॉलिसी, विल बी ऑन फिस्कल पॉलिसी. आई एम सॉरी बच्चा, आई डोंट नो आज स्क्रीन को क्या हो रहा है. एनी टाइम आई ट्राई टू राइट समथिंग इट्स स्क्वीजिंग अप और डाउन. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिस्कल पॉलिसी. नाउ गवर्नमेंट वाज लाइक मेरे को काम क्या करना है यश? ओके, व्हाट आर द फंक्शंस दैट आई एम सपोज टू परफॉर्म? आपने ये तो बोल दिया कि गवर्नमेंट थ्रू फिस्कल पॉलिसी एंड थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी यू विल इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. बट व्हाट एम आई सपोज टू डू बाय दैट इन्फ्लुएंस? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? What are you trying to get by my influence? Please tell me that also. तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट वी वांट यू टू डू रास गरबा और वी वांट यू टू बी आर सार. ठीक है, ये हम दोनों ने शॉर्टकट लिया था दोनों वर्ड्स का जो मॉड्यूल में दिए थे. यस, यू बी आर सार और यू प्ले रास गरबा विद अस. अपन बोलते हैं ना रास गरबा खेलने जाते हैं वैसा. तो
व्हाट इज आर? इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और it is my redistribution function, and it helps me in getting equality and closing the income and wealth gap। सर कैसे? बेटा टैक्सेस वगैरह चार्ज करके we are going to take the money from the rich and we are going to use it for the poor का upliftment, for poverty alleviation। अगर ये दोनों चीज में यूज करें तो what are we trying to do? We are trying to close the gap। Then progressive taxation, जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, right? What are all these measures to reduce the income and wealth gap or to bring about more of equality? अभी बाकी दोनों फंक्शंस का आप मुझे बताओगे सेम चीज, ओके? कुछ मेरे को नहीं आता है, मैं रिवाइज करके नहीं आया है, ठीक है। देन आता है मेरा एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन में भी एक ई वर्ड यूज होता है, कौन सा होता है? द ई वर्ड, देयर इज वन वर्ड, जैसे इक्वालिटी है वैसे नहीं, नहीं बेटा, ओके सो हाँ ये थैंक यू याद दिलाया, सॉरी बेटा, वन थिंग, ये इक्विटी आएगा, हाँ, सो वी हैव इक्विटी, देन एलोकेशन इज एफिशिएंसी। that is using the country's scarce resources in the best way possible। ठीक है, तो रा हो गया मेरा, स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन या स्टेबिलाईजेशन फंक्शन, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन, ओके। ये मतलब क्या है? हमारा जो प्राइस लेवल्स है, हमारा जो इन्फ्लेशन है, हमारी जो बिजनेस साइकिल्स आती है, इन सबको कंट्रोल में रखना, ठीक है। सो इसमें लिख दो प्राइस लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट, देन आउटपुट, एंड आउटपुट एक्चुअली हमारा इनकम ही बन जाता है, बट फिर भी अपन साइड में उसको लिख देते हैं कि भाई हमारा नेशनल इनकम। सॉरी हाँ बेटा, आज ये पेन चेंज है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट पेन टू राइट विथ, आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग आउट, ऐसा भी कुछ खास नहीं है मेरा हैंड राइटिंग, बट आज तो मतलब वाहियात ही आ रहा है, ठीक है। मी जस्ट चेक, यस यस, ठीक है, चलो ये हो गया। नाउ हमको एक हमेशा एक सेक्शन आता था कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, हाउ विल गवर्नमेंट मेक दिस हैपन। सो जैसे टैक्सेशन है, लॉज है, डायरेक्ट प्रोडक्शन, डायरेक्ट सप्लाई, डायरेक्ट परचेस, यस, या इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स, यस, ये सारी चीजें हम लोग ने देखा था। या तो उसके लिए लॉ बना देंगे, या तो उस पर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, हाउ? थ्रू लाइसेंसेस, है ना, लाइसेंसेस परमिट वगैरह आपको लेना पड़ा तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने उस पर ज्यादा कंट्रोल लाया ना अपना, यस और नो, यस। सो हियर
वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करने के लिए ये सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे. ओके, सो गवर्नमेंट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एलोकेशन एंड फॉर स्टेबलाइजेशन इज गोइंग टू यूज लॉज, incentives, disincentives, taxations, then direct production or direct supply or direct purchases. ठीक है सर, एक एग्जाम्पल, डायरेक्ट परचेजेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर से खरीद लेती है ताकि फार्मर का नुकसान ना हो. पब्लिक गुड्स एंड मेरी गुड्स खुद सप्लाई कर देती है. टैक्सेस रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में प्रोग्रेसिव टैक्सेस, जीएसटी वगैरह. ठीक है, फिर लॉज बना देती है, मतलब आप ये नहीं बना सकते, इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते. फिर लाइसेंसेस, कोई भी आप अगर कुछ पर्टिकुलर जैसे हजार्डस केमिकल्स है या फायर वर्क्स है, ऐसा कुछ है, तो यू हैव टू टेक अ लाइसेंस, यू हैव टू टेक परमिट्स. राइट बेटा, तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें गवर्नमेंट ये फाइनली अचीव करने के लिए ये सब करती है. ओके, यस, चलो, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. फिर आता है हमारा सेकेंड पार्ट एंड दैट इज मार्केट फेलियर्स. ठीक है, विच वॉज 2A, जो अपने लिए 2A था वो मार्केट फेलियर्स. मैंने आपको कहा था कि व्हेन डिमांड या एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इट इज अ मार्केट फेलियर. बट सर मार्केट फेलियर तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होता है, तो हम एग्रीगेट डिमांड क्यों लिख रहे हैं? जस्ट फॉर योर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर योर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग. आप डिमांड लिखो तो भी चलेगा, एग्रीगेट डिमांड से समझो तो भी चलेगा. एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे मैं कैसे यूज कर रहा हूँ कि उस क्वांटिटी का, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक गुड्स का थ्रू आउट इंडिया प्रॉब्लम है. यस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ पब्लिक गुड्स बाय द पीपल ऑफ इंडिया. I am not talking about aggregate demand of all the products and services in the country. Yes? So, ये हमारा market failure का कारण बनता है. Market failure happens because of 4 prominent reasons. First is market power, जो monopolies exert करती है. Yes, we have market power. Then we have externalities, things that are beyond our control. Then थर्ड क्या होता है? पब्लिक गुड्स. थर्ड क्या होता है? पब्लिक गुड्स. फिर फोर्थ पॉइंट क्या था बेटा? वेरी गुड. ओके, सो इट कम्स विथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. इसमें हमारा वो था ना मॉरल हजार्ड और ये सब, लेमन मार्केट्स एंड एवरीथिंग, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये 4 रीजंस के वजह से हमारा मार्केट फेलियर हो सकता है. ओके, नाउ इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. मार्केट पावर मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोली. ठीक है सर, दोनों क्यों? क्योंकि बेटा इन एन आइडियल वर्ल्ड वहां पे होता सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेलियर होने का चांस ही नहीं है. ठीक है, मार्केट फेलियर सोशलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं हो सकती, कमांड इकोनॉमी में नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि जो भी ऊपर नीचे है वो गवर्नमेंट को ठीक करना है. हम क्या बोल रहे हैं सर, मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो गवर्नमेंट इंटरवीन करनी चाहिए. अब जब गवर्नमेंट ही मार्केट चला रही है तो गवर्नमेंट कहां से इंटरवीन करेगी? गवर्नमेंट ही ठीक कर देगी. राइट, तो कमांड इकोनॉमी में ये सब प्रॉब्लम नहीं आता. ये कौन से इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है? कैपिटलिस्ट या फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आता है. नाउ ये प्रॉब्लम कैसे आता है? मोनोपोलिस्ट जो है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है या ओलिगोपोलिस्ट जो है, ये लोग उतना सप्लाई नहीं करेंगे जितना एक्चुअली करना चाहिए, जस्ट टू मेंटेन अ हायर प्राइस एंड टू मेक अ हायर प्रॉफिट. बिकॉज ऑफ विच कंज्यूमर का सरप्लस पूरा ईट अप हो जाता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाता है एंड द प्राइसेस कीप राइजिंग. यस और नो? यस. तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कंपटीशन एक्ट बनाया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करने देते. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वगैरह के आप कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते, आप अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, फिर
जो प्राइजेस मोनोपोली ज्यादा चार्ज करती है उसमें प्राइस सीलिंग या फ्लोर प्राइस, मतलब इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर यूज कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपन। देन आता है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज दो तरह की होती है, एक्सटर्नलिटीज दो तरह की होती है। आई हैव द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड आई हैव द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। एंड यहां पे I have positive and I have negative. And यहाँ पे let's have production and let's have consumption. Let's have consumption and production. So I have positive production externalities. Yes, I have positive. बोलो बोलो. I have positive consumption externalities. I have production negative externalities या नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, जो भी आप बोलो, एनपी या पीएनई जो भी है, ठीक है। अपन इसको नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज एंड देन हैव नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। यस बेटा, प्लीज इसको फटफट बना लो। ओके, एक्सटर्नलिटीज होती है दो टाइप की और दोनों चीजों में आ सकती है। रूही बेटू सब समझ में आ रहा है ना? मैंने तेरा मीटिंग चैट खुला हुआ रखा, कुछ भी होगा तो मेरे को सीधा मैसेज कर, मेरे को दिख जाएगा। यस बेटा, ये क्लियर हुआ? ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। प्रोडक्शन, सॉरी, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। कैन एनीबडी गिव मी एन एग्जांपल? पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। अच्छा, इसमें तुम्हें यो याद है कि द प्राइवेट कॉस्ट इज मोर देन द सोशल कॉस्ट, द सोशल बेनिफिट इज मोर देन द प्राइवेट बेनिफिट। यस, है ना? तो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी में क्या हो रहा है? हाँ, और या तो सोशल बेनिफिट इज मोर देन द प्राइवेट बेनिफिट, ठीक है, वो कंजम्पशन के लिए आएगा, राइट। सो कॉस्ट के बारे में कब हम बात करेंगे? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। बेनिफिट का कब हम बात करेंगे? ओके, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। लेट्स टॉक अबाउट द पब्लिक गुड्स और द मेरिट गुड्स। हॉस्पिटल्स, पार्क्स, स्कूल्स बनने से जो सोशल बेनिफिट है इज मच मोर देन द प्राइवेट बेनिफिट। एंड अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें तो सोशल कॉस्ट इज फार लेस देन द प्राइवेट कॉस्ट। जो खर्चा मेरे को स्कूल या बना के आता है उससे जो देश को फायदा होता है, उन बच्चों को पढ़ाई होने से या जो भी होने से, इट इज फार मोर बेनिफिशियल देन द, क्लियर है इतना? यस, ओके। नाउ नेगेटिव प्रोडक्शन, तो हम लोग ने वो जो एग्जाम्पल बुक में है उसी को फॉलो करते। लेदर फैक्ट्री अपना सब कुछ डंप कर रही है इन द रिवर। अभी उसके साथ साथ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी क्या हो सकता है? वो जो वाटर है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो जो वाटर है वो हमको अफेक्ट कर रहा है इन वन वे और अनदर, ठीक है। देन पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, हमने गार्डन बनाया, यस, फॉर आवर कंजम्पशन, बट दैट गार्डन इज हेल्पिंग पीपल अराउंड अस ऑल्सो। नेगेटिव कंजम्पशन, यस, इसका सुट्टेबाज दोस्त, राइट। ओके, तो ये हमारी एक्सटर्नलिटीज थी, ठीक है। फिर आ जाते हैं पब्लिक गुड्स पे। जल्दी जल्दी आ जाओ, पब्लिक गुड्स पे आ जाओ। ओके, पब्लिक गुड्स पे आते हैं। तो पब्लिक गुड्स में भी हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेट्स मेक दैट मैट्रिक्स।
यहाँ पे आ जाएगा राइवलरस, यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लूडेबल, बराबर। यहाँ पे आ जाएगा नॉन राइवलरस एंड नॉन राइवलरस साथ में हो सकता है बेटा? हाँ, क्या क्या क्या? अच्छा, सो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड एक्सक्लूडेबल भी बन सकता है। यहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबल लिखूंगा तो वहां पे भी आ सकता है। Okay, yes, so when the good is rivalrous and excludable, मतलब मैंने कंजम्पशन किया तो आपको नहीं मिलेगा और मैं आपको इसको कंज्यूम करने से रोक सकता हूं। ओ स्नेहा, सुन रही है कि नहीं? समझ रहा है ना बेटू? पक्का? तेरे मुंह पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तेरे को याद नहीं है कि समझ नहीं रहा है? सच सच बोल, याद नहीं है ना? तो ठीक है। ओके, सो राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, if I consume it, you cannot consume it, and I can stop you from consuming it. ये हो गया मेरा private good. Something that is non-excludable and non-rivalrous is a pure public good. Okay, it's a pure public good. बाकी दोनों जो है वो impure या प्योर पब्लिक गुड नहीं होगा, ठीक है। नाउ नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब मैं आपको यूज करने से रोक नहीं सकता, मैं आपको यूज करने से रोक नहीं सकता। बच्चा लोग, इज राइटिंग एंड लिसनिंग टुगेदर अ प्रॉब्लम? फोकस कर पा रहे हो ना बात पे मिथिल? ओके, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस, आई कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम, I cannot exclude you from consuming it, but if I consume it, there will be less for you. Example, forest wood, timber, है ना, forest products. Yes, if I use it, you won't be able to use it. Okay, तो ये वो हो गया। Then excludable and non-rivalrous, इसमें अपना सिनेमा और ये सब का एग्जाम्पल आ गया था, याद है? ओके, तो ये हो गया हमारा पब्लिक गुड्स, ये हो गया हमारा पब्लिक गुड्स। ओके, ऑलराइट बेटा, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, लेट अस डिस्कस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में मेनली बेटा 3 हेडिंग्स आते हैं अपने। यस, आई हैव, बोलो एडवर्स क्या? गुड, ठीक है। आई हैव एडवर्स सिलेक्शन, I have moral hazard, and I have asymmetric information. Okay, ये चीज़ें होती है इन माई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट। ओके, नाउ please tell me what is adverse selection? The car seller, हाँ, because of that,
because of that what happens? No, the point that you told right now beta, no बच्चा, so इसी का continuation है क्या कि the buyer will pay the price according to the average quality of the cars available in the second hand market, and because of this average quality or medium quality cars can drive out the high quality products or the high quality cars. Okay, अच्छा, you start with this and then you explain कि this is known as lemon. You are not wrong, आई एम जस्ट टेलिंग कि वो पॉइंट वहाँ पे कंप्लीट हो जाता. ओके, बोलो बेटा. lemons because it's flooded with low quality cars, right? Right. Okay. The buyers will actually buy from family and friends only. They will not buy from a seller. Okay. See, let's say you are going to a doctor, okay, and you've had bad experiences. So you'll go to a doctor, somebody from your family recommends, no? कि नहीं अच्छा है, ये इससे ये रहा है, वो रहा है, etc etc etc. Right? So when you lose trust in the market, you're only going to trust your people or your family with either giving you those goods or directing you to somebody. Okay, anything else that you want to add? No. Okay, so जो हमारा एडवर्स सिलेक्शन है वहाँ पे लेमन मार्केट्स हमारा आ जाता है. ओके, मॉरल हजार्ड. Right, so vegetable market में the seller has more information than the buyer, and that they can sell us something of low quality or medium quality for a high price. Okay, anything else you want to add? Then how is this different from adverse selection? यहाँ पे भी तो वही है, सब्जी वाले को पता है कि ये सब्जी इतनी फ्रेश नहीं है, बट इज कंसीलिंग दैट इन्फॉर्मेशन. नो बेटा, सो हाउ इज मॉरल हजार्ड डिफरेंट? सोचो, आई आस्क यू अगेन. हाँ बेटू, टेल मी अबाउट एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. ओके, तो मैं जब तुम तीनों से एक क्वेश्चन है, जब मैं डेलिबरेटली इंफॉर्मेशन नहीं बताता टू एन इंश्योरेंस एजेंट या टू द इंश्योरेंस कंपनी जो मेरे को इंश्योरेंस बेच रही है, व्हाट कैटेगरी दैट कम इन? मॉरल हजार्ड. ओके, और उसके वजह से रिएक्शन क्या आता है? इंश्योरेंस प्रीमियम सबके लिए बढ़ा दिया जाता है. कुछ पॉइंट मिला? The buyer is the one taking advantage of the seller, and in return, because of that, the seller increases the price for everybody, because of which the genuine people also have to pay a higher premium. Yeah. Adverse selection में क्या था? The buyers are at the fool's end, the sellers are at the end where they are taking advantage of that information, it causing a lemon market,
and because of the substandard quality of the products, the prices are driven down. Insurance premium का prices are driven. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. अभी 2B पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट मेजर्स. ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स लेती है इसको ठीक करने के लिए मेरे को बताओ. यस, सो आइदर आई कम अप विथ रूल्स और आई पुट सम रिस्ट्रिक्शंस or I issue licenses or I give permits, I pass a law. Yes, I'll pass a law in its regard कि क्या है क्या नहीं. लॉ पास कर दूंगा. देन taxes also play an important role. Yes, both of them, the direct tax as well as the indirect tax. ओके, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ. समझा बेटा? यस, ओके. चलो समर कंपटीशन बेस्ड रेगुलेशंस. कंपटीशन बेस्ड रेगुलेशन मतलब जो कंपटीशन एक्ट, कैसे कंपीट कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं. स्नेहा नालायक, सिंस व्हेन यू आर डूइंग दैट. प्राइस बेस्ड मतलब मैंने जो आपको बताया था, प्राइस सीलिंग, फ्लोर प्राइस, ये वो जो भी है वो रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से एंड एवरीथिंग, कॉस्ट प्लस रेट ऑफ रिटर्न एंड एवरीथिंग. गवर्नमेंट इंटरवेंशन सब्सिडीज दे देती है, प्रोडक्शन एंड सप्लाई खुद करने लगती है. नेगेटिव को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल ले लेगी, प्रोहिबिशन ये वो है जो भी है, या इनडायरेक्ट मार्केट बेस्ड वो टैक्स वगैरह बढ़ा देगी, मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव टू कंज्यूम. डायरेक्ट कंट्रोल या तो टोटल प्रोहिबिट कर देगी या लिमिट सेट कर देगी. यस, हमने देखा था. यस यस. देन इनडायरेक्ट मार्केट में तो पोल्यूशन टैक्स या पिगुवियन टैक्स, एसी पिगू ने ये बताया था, है ना. ट्रेडेबल परमिट्स मैंने कहा था आपका 10 मिलियन टन्स ऐसा कुछ हमने एग्जांपल लिया था, एंड यू 100 मिलियन टन्स एंड यू डू ओनली 90, सो यू कैन सेल दैट, स्नेहा कैन सेल यू दैट 10 मिलियन टन्स वाला परमिट. ओके, तो ये हो जाता है. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स था. मेरिट गुड्स में कैसे इंटरवीन करती है? मेरिट गुड्स मतलब जिससे सबका भला हो. ठीक है, सूवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एवरीथिंग. ठीक है. फिर डीमेरिट गुड्स कैसे करेगी? तो उनको प्रोहिबिट कर देगी, लोगों को परसुएट करेगी. वो मुकेश और ये सब का ऐड आता है ना सिनेमा में, वो प्रमोट नहीं करने देगी. रेगुलेशन सेल कर सकते हैं, जैसे आप वाइन का शॉप नहीं खोल सकते विदाउट अ प्रॉपर लाइसेंस. हायर टैक्स रेट एंड एवरीथिंग. ठीक है. देन इंटरवेंशन इन अदर एरियाज. ये हमने किया नहीं था? किया था ना? नहीं, इधर मार्किंग्स नहीं कुछ भी इसके लिए. अच्छा, ओके, ठीक है. चलो आ जाते हैं यूनिट 3 पे, बजट मेकिंग. राइट, तो हमारा जो फंक्शंस है उसको करने के लिए हमें काम आता है
जो भी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेक्ट्स में मैंने स्टार किया था कि भाई ये एक्सपेक्टेशंस है, ये क्या है, एक्सपेक्टेशंस। बजट कैसे बनता है, पिछले साल के सबसे पहले तो आर्टिकल 112 हमको ताकत देता है कि भाई तुम ये बजट बनाओगे, यस तुम ये बजट, फिर क्या होता है, हम सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स, ये सबको हम पिछले साल के अगस्त सितंबर से इकट्ठा करने लगते हैं कि आओ भाई बताओ क्या चाहिए, कितना चाहिए, किसका क्या रिक्वायरमेंट है, किसने क्या सोचा है, राइट। फिर हम लोग प्रिपेयर करने लगते हैं, उसका प्रेजेंटेशन होता है एंड एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब जो पार्लियामेंट में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मतलब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के पहले जो होता है वो, ठीक है। नीति अगर ये सब मैंने आपको बताया। बजट एस्टिमेट्स रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट एंड एनसुइंग फाइनेंशियल ईयर फॉर करंट ईयर थ्रू रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। 2 पार्ट्स में होता है। पार्ट ए, क्या फ्रेमवर्क है, टोटल ये क्या है, वो क्या है, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है। देन बेटा क्या क्या हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो एएफएस, डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब कौन सी चीज़ों को क्या क्या हमें ग्रांट्स प्रोवाइड करना है, कौन से डिपार्टमेंट को क्या चाहिए क्या नहीं। फाइनेंस बिल, जिसमें सारे चेंजेस जो हमने बजट प्रपोज किया है वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम, इसका मैंने आपको स्टोरी बताया था कि 85 में जब बहुत ज़्यादा लोन्स हो रहे थे और स्टेबिलिटी हिल रही थी, तब हमने एफआरबीएम लाया था। इसको एक्चुअल पावर 2000 से मिला था कि भाई इतना डेफिसिट कंट्रोल में रहो, इतना परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो भी था वो एफआरबीएम हमको बताता है, ठीक है। पहले लोकसभा में डिस्कस होता है, उसके बाद हम लोग अप्रोप्रिएशन बिल इज सेंट टू द इंटेंडेड टू इनकर एक्सपेंडिचर, फाइनेंस बिल सीकिंग टू गिव इफेक्ट टू गवर्नमेंट टैक्स प्रपोजल, फाइनेंस बिल इज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड आफ्टर अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड। पार्लियामेंट हैज टू पास द फाइनेंस बिल विद इन 75 days ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, नहीं हुआ तो हाँ, ओके। चलो अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पे आ जाओ। तो जब बेटा हमने ये किया था तब मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था, ओके, कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यूज़ है वो कैसे लाती है, टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और रेवेन्यू को और एक तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। जो कैपिटल रिसीट्स होती है उसको हम कहते हैं नॉन बोरिंग और बोरिंग रिसीट्स। नॉन बोरिंग डिसइन्वेस्टमेंट से या डाइवेस्टमेंट से आती है, मतलब मेरा जो स्टेक था या मेरा जो कैपिटल था इन समथिंग वो मैंने बेच दिया। एंड रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, जो मैंने किसी को लोन्स वगैरह दिए थे वो मेरे को मिल गए वापस, ठीक है। बोरोइंग्स आर डेट, ठीक है, जो लोन्स आपने लिए वो, जो लोन्स या डेट आप लेते हो वो। एंड रेवेन्यू रिसीट्स मतलब वही हमारे जो टैक्स के थ्रू हमें मिलता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, it exercises control in respect of revenue, in respect of revenue. So the department of revenue, ministry of finance exercises control in respect of revenue matters relating to direct and indirect union taxes. The department of revenue exercises control in respect of matters relating to all direct and indirect union taxes through 2 statutory bodies. स्टैच्यूटरी मतलब जो किसी स्टैच्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, जो किसी स्टैच्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, दैट इज अ लॉ और अ पार्लियामेंट्री ऑर्डर, ठीक है। सो वो है सीबीडीटी और सीबीआईसी, ठीक है। ये दोनों ही आपके इंटर लेवल पे पेपर 3A 3B बनेंगे और सीए फाइनल लेवल पे पूरा ग्रुप 2 बनेंगे, ठीक है। ये दो ही चीज़ें, ठीक है, राइट। मैटर्स रिलेटिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्सेस आर लुक्ड आउट बाय सीबीडीटी, whereas levying and collection of goods and service tax, customs
and central excise tax, service tax and other indirect taxes fall within the purview of CBIC. So direct taxes and indirect taxes. Government receipts are classified under two categories, revenue receipts and capital receipts. मैंने आपको ऑलरेडी अभी डायग्राम में दिखाया था कि दे आर टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, एंड जो कैपिटल है उनमें डेट रिसीट्स एंड नॉन डेट रिसीट्स होते हैं, विच इज़ नथिंग बट बोरोइंग एंड नॉन बोरोइंग रिसीट्स, जो मैंने आपको अभी बताई. द ब्रॉड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर कॉरपोरेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम, वेल्थ टैक्स अब अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉम्पनसेशन सेस, टैक्सेस ऑन यूनियन टेरिटरीज. Central's net tax revenue is the total of tax revenue after paying the state's share and the national calamity contingent duty transferred to the national calamity contingency. Non-tax revenues comprise of the following. बच्चा, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था आर्टिकल 268 से 281 हमने देखा था, राइट. सो व्हाट डू दे टॉक अबाउट, जो शेयर करना चाहिए वो. तो अप टू 2017 हम लोग 42% ऑफ द सेंट्रल टैक्स का रेवेन्यूज स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. फिर हमने उसको 41 कर दिया था. क्यों? 1% अभी जो जम्मू एंड कश्मीर की नई यूनियन टेरिटरीज आई है, लेह लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्व्यू में आ गई है, उनको प्रोवाइड करने के लिए चीज़ है, राइट. इतना याद है? ओके. नाउ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नेट आफ्टर द state's share in the central taxes minus the national calamity contingency fund. ओके, उसमें जो हम ट्रांसफर करते हैं, मतलब क्या, कभी भी कैलामिटीज है या कुछ भी है तो हमारे पास कुछ तो रिजर्व फंड्स होने चाहिए ना, तो उसके लिए. ओके. इंटरेस्ट रिसीट्स, सो नॉन टैक्स रेवेन्यूज है बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यूज. डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस and surplus transfers from RBI, other non-tax revenues, receipts of union territories. मतलब यूनियन टेरिटरीज में जो भी पैसा मिलता है वो उनको एज नॉन टैक्स रेवेन्यू मिल जाता है. वेरियस सोशल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सच एज मेडिकल सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, हाउसिंग एंड इकोनॉमिक सर्विसेज सच एज कम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, environment, railways, general administrative services also yield revenue for the government. ठीक है, तो इन सब से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है. कैपिटल रिसीट्स दो तरह की होती है, डेट एंड नॉन डेट. मैंने आपको कहा था जो चीज़ हम एज अ लोन लेते हैं, जो चीज़ हम एज अ लोन लेते हैं दैट बिकम्स अ, ओके. सो मार्केट से हमने कोई लोन लिया वो, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल इशू किए वो, सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, स्टेट प्रोविडेंट फंड, नेट एक्सटर्नल डेट्स, अदर रिसीट्स, ये सब हमारी डेट वाली कैपिटल रिसीट्स बन जाती है. मतलब ऐसा रिसीट है, ऐसा पैसा है जिससे हमारी एसेट एंड लायबिलिटी को फर्क पड़ता है. अंदर बैठना फिर कुल्फी. ओके, ठीक है. देन याद है ना, कैपिटल मतलब जिससे हमारा एसेट एंड लायबिलिटी चेंज होता है, जिससे हमारा एसेट एंड लायबिलिटी बेटा चेंज होता है. ठीक है. नॉन डेट रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड अदर्स. यही हमने लिखा था वहां पे हमारे फ्लो चार्ट में. यस बेटू. ओके. इन शॉर्ट, नॉन डेट रिसीट्स इंक्लूड रिकवरीज ऑफ लोन्स एडवांसेस बाय द गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, state governments, foreign governments, union territories, and sale proceeds of government assets, including those realized from divestment of government equity in public sector undertakings. Example of other receipts include sovereign gold bond scheme, receipts from international financial institutions, and savings bond. ठीक है बेटा? Is everybody clear? Yes बेटू. Okay. समझ रहा है ना? ऊपर से नहीं जा रहा है ना? Okay. क्या बेटू? हाँ, तो इसको ना मैं चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ. देख बेटू, हमने क्या बोला था कि गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती है, जो रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को, वो दो तरीके का आता है. एक आता है कैपिटल रिसीट्स, एक आता है
रेवेन्यू रिसीट टैक्स एंड नॉन टैक्स टाइप की होती है, ठीक है। तो नॉन बोरोइंग या नॉन डेट रिसीट्स जो होती है वो डाइवेस्टमेंट से आती है, मतलब गवर्नमेंट की इक्विटी प्राइवेट सेक्टर को बेच के। मैंने आपको रेफरेंस दिया था चैप्टर 11 स्टैंडर्ड के चैप्टर 9 में, एलपीजी में हमने किया था प्राइवेटाइजेशन में, कि गवर्नमेंट उसका स्टेक सेल कर देती है टू प्राइवेट प्लेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट। पैसा डालना इन्वेस्टमेंट, पैसा निकाल लेना डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट। ओके, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने स्टेट को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, इन सबको दिया था वो। फिर लोन्स लिया तो हम मार्केट से बोरो कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड का जो नेट आता है उससे, फिर आरबीआई से बोरो करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हैं, ये सब। दे आर आस्किंग यू कि भाई तनिष्का गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा, तो हमारा आंसर है सर 2 जगह से, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट्स कौन सी होगी, जिसमें हमारा एसेट एंड लायबिलिटी चेंज होता है, उसमें भी अगर हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है या लोन लेके वो पैसा आ रहा है तो हम उसको डेट रिसीट्स बोलेंगे। ओके, एंड दूसरा है हमारा रेवेन्यू रिसीट्स, जिसमें टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस हमारे आते हैं। ठीक है बेटू, ये हमने डिस्कस किया सो फार। ओके, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट अलाउज गवर्नमेंट टू बी फिस्कली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, programs or projects should be designed implemented to provide given levels of output or achieve specific objective at minimum cost. The economic cost of unproductive public expenditure can be extensive and may have far-reaching effects, such as larger deficits, for which I'll have to charge higher taxes, because of which economic growth will be low, fewer resources will be available elsewhere since so much money is coming back to the government for interest payments and all, and greater debt burden in the future. ठीक है, the Department of Expenditure of Ministry of Finance is the nodal department for overseeing the public finance management system in the central government and matters connected with the state finances. Okay, so the Department of Expenditure of Ministry of Finance. Okay, it is responsible for the implementation and recommendation of Finance Commission and the Central Pay Commission, monitoring of audit comments and observations, preparation of central government accounts. Additionally, it also assists central ministry departments in controlling the cost and prices of public services, reviewing systems and procedures to optimize output and outcomes of public expenditure. Simply put बेटा, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उस पर ध्यान देता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू पैसा कैसे लेने का है उस पर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या सर्विसेज उसके बदले में प्रोवाइड करनी है वो। ठीक है, यस, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने नहीं बैठ रहा बिकॉज इट इज़ टू मच थियरी और इतना एक्सप्लेनेशन की अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स आर प्रोविजनली फाइनलाइज एंड कम्युनिकेटेड टू मिनिस्ट्रीज आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट इज द एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, अर्लियर नोन एज एक्सपेंडिचर बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू 6 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, मतलब 6 कैटेगरीज में हमें हमारे एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिशन ऑफ द सेंटर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग दोज ऑन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड ऑटोनोमस बॉडीज, centrally sponsored schemes into and other transfers that include centrally sponsored schemes, finance commission transfers and other transfer to the states। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 2 तरीके के खर्चे करती है, एक जो पैसा ट्रांसफ़र करती है स्टेट को खर्चा करने के लिए, जो ट्रांसफ़र करती है एज पर फाइनेंस कमीशन, एंड दूसरा जो खुद का खर्चा करती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है उसके लिए जो वो खर्चा करती है वो। फॉर एग्जांपल हमने 11th में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा था कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रूसा एंड रमसा ग्रांट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, ये था अपने को इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र का जो हमारा चैप्टर था उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरीके का दिया गया था। एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके छोटू सा पॉइंट था, सागरमाला प्रोजेक्ट और मेट्रो रेलवे इन नासिक मुंबई ऐसे करके पॉइंट्स दिए रहते थे।
और फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें हमको बोला था कि भाई इंडिया में 4 लेवल्स में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। एंड हेल्थ के लिए बोला था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। याद आया कुछ कुछ? यस। तो उसमें पता है रूसा ग्रांट था, मतलब महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव अ रूसा ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ₹20 करोड़। ठीक है, तो ये आ गया ट्रांसफर्स में, मतलब स्टेट ने वो अचीव किया जिसके अंडर उसको रूसा ग्रांट मिलना चाहिए था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 20 करोड़ रुपए दिए टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स। ऑल आर आउटफ्लोस, ऑल आर आउटफ्लोस। ओके, some are for my schemes, some are my promises. Okay, chalo, let's come to public debt management. Okay, let's see. So government debt from internal external sources contracted in the consolidated fund of India is defined as public debt. मतलब जो भी पैसा हमने इंटरनली या एक्सटर्नली उठाया है और कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में लिया है, वो हमारा पब्लिक डेट कहा जाता है। आर वी क्लियर? यस, ओके। द गवर्नमेंट रेजेस फंड्स प्राइमरीली फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट यूजिंग मार्केट बेस्ड एंड फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब उस ईयर के लिए जो भी मेरे को पैसा कम पड़ रहा है, मतलब वट एवर एक्सपेंडिचर इज ओवर एंड अबव माई रिसीट्स, वट एवर एक्सपेंडिचर इज ओवर एंड अबव माई रिसीट्स, वो हो जाता है मेरा फिस्कल डेफिसिट। अभी इसके बारे में टेक्निकलिटी आएगी, सिंपल वे में समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इन सिंपल वर्ड मीन्स डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ लोन्स विच आर टू बी रीपेड ऑन अ फ्यूचर डेट विथ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट यूजुअली ये रीपे नहीं करती अपनी इनकम से, बट दूसरा डेट उठा के इसको पे बैक कर देती है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्नेहा से 100 रुपये लिए, जब स्नेहा को 100 रुपये रिटर्न देने की बात आएगी तो मैं वर्षिता से 100 रुपये का लोन लेके उसको दे दूंगा, ठीक है। डिजर्व्ड इट, डिजर्व्ड इट। डेट सर्विसिंग इज अ कंटिन्यूअस, इंटरेस्ट पेमेंट को बोलते हैं डेट सर्विसिंग, मतलब आपने जो डेट लिया है उसकी आप सर्विस कर रहे हो। एज अ पोर्शन ऑफ डेट फॉल्स ड्यू ईच मंथ, government does not usually cut expenditure or raise taxes to provide funds to retire or repay the maturing bonds. Productive use of public debt contributes to economic growth and welfare of the society. जो पैसा मैंने कोई ब्रिज या टनल या लॉजिस्टिक्स का चीज़ें बनाने के लिए, वो मुझे काम आता है। डेट सस्टेनेबिलिटी इज इन ग्रेट पार्ट अ फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ डेट एंड गवर्नमेंट्स कैपेसिटी टू सर्विस द आउटस्टैंडिंग डेट। फंक्शन मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? याद आया? बरसों पहले, हजारों साल पहले हमने एक चैप्टर किया था बेटा। डेट सस्टेनेबिलिटी इन ग्रेट पार्ट इज अ फंक्शनल लेवल ऑफ, ये वापस रिपीट हुआ है पॉइंट। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेट मैनेजमेंट पॉलिसी इज टू मीट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फाइनेंसिंग नीड एट द लोएस्ट पॉसिबल लॉन्ग टर्म बोरिंग कॉस्ट एंड ऑल्सो टू कीप द टोटल डेट विद इन द सस्टेनेबल लेवल्स। मतलब उतना डेट जितना वो लोग पे कर सके, जितना वो लोग सर्विस कर सके। द इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट आर द आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अदर लायबिलिटीज सच एज स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट, रिजर्व फंड्स एक्सेट्रा। The responsibility of managing domestic debt of the central government and the 28 state governments and 2 union territories is entrusted with the Internal Debt Management Department of the Reserve Bank of India. Please इसको mark कर लो। Treasury bills are issued to meet short-term cash requirements of government. Dated securities are issued to mobilize longer-term resources to finance fiscal deficit. From 1997 onwards, the Reserve Bank also provides short-term credit up to 3 months to state government banking, with it in its form of ways of means and advances. External debt, bilateral and multilateral loans is managed by the Government of Economic Affairs. Sorry, Department of Economic Affairs. Okay. In the Ministry of Finance. Most external debt is sourced from multilateral agencies.
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा। मल्टीलैटरल मतलब हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से ये पैसा ले रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक बार पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सब कुछ थरली रीड कर रहे हैं। उसके बाद हमें सिर्फ ये नाम और उसका काम ये याद रखना है। The entire external debt in terms of original maturity is on long-term basis and a major part is at a fixed interest rate. The risk associated with external debt is the depreciation in the value of domestic currency, that is the currency of denomination of external loans, leading to increase in government's debt servicing cost. ठीक है, example $1,000 interest at rupees 50 is equal to 50,000 at rupees 83 is 83,000. मतलब if I have to pay $1,000 का interest, स्नेहा बेटा मेहंदी लगाइए हाथों में, तो why are you not writing? Make notes. Okay. So at 50 rupees a dollar, I have to give 50,000. But at 83 rupees a dollar, I have to give 83,000. वो लोन तब मैंने ली थी जब 50 रुपीज अ डॉलर था, बट उसका इंटरेस्ट पेमेंट आज करना पड़ रहा है व्हेन इट इज 83 रुपीज अ डॉलर. ओके, दैट इज व्हाट दिस पॉइंट मीन्स. द FRBM, डू वी नो व्हाट इज FRBM? यस, वाज पास्ड इन 2003. मैंने आपको बोला था अर्ली 2000s में इसको ट्रैक्शन मिला था. To provide a legislative framework for reduction of deficit, intergenerational equity in fiscal management, long-run macroeconomic stability, better coordination between fiscal and monetary policy, and transparency in fiscal operation of the government. Intergenerational equity in fiscal management simply means कि भाई जो जनरेशन 70s and 80s में थी उसने भारी भरकम लोन ले लिया था, जिसकी वजह से आज की जनरेशन का मोस्ट ऑफ द टैक्स का पैसा उसी के सर्विसेज और ये सब में जा रहा है. Okay, those were non-productive loans. The sheer size of India's public debt can be understood from the following table. Debt position of Government of India, internal debt and other liabilities. This is rupees in crores, हाँ बेटा, ठीक है, ये in crores है. Total external debt is so and so, and ये हो गया हमारा total amount of debt. आप देख सकते हो एक साल के अंदर अंदर ही हमने अराउंड अबाउट 17 लाख करोड़ का लोन लिया था. ओके, हाँ बेटा 17 लाख करोड़, ठीक है. ओके, सो बेटा गोज विदाउट सेइंग दिस इज 1,47,77,724 and this is 1,64,23,983 crores. So crores समझे, 1 crore crores, that is the debt वैसा. okay, or you can keep it 164 lakh crores, that way it is easier to understand. ठीक है. In line with the global trend, the government also responded to the pandemic challenges and increased its expenditure on health and social sector. At the same time, the revenue receipts declined substantially due to adverse effect of pandemic on economic activity. As part of continuing efforts to increase retail participation in government securities, RBI Retail Direct, ये बहुत ही मस्त ऐप है, ठीक है, facility was announced for improving ease of access by retail investors through online access and primary secondary government securities market to provide facility to open government securities account, that is Retail Direct with the Reserve Bank. Okay बेटा, again this is important. ये बहुत मस्त ऐप है, मैंने भी इंस्टॉल किया था. Good updates it gives you, good things it tells you. GSEC is government securities. Okay बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गिल्ट एज सिक्योरिटीज. चलो बजट कॉन्सेप्ट. बैलेंस बजट मतलब द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर. अनबैलेंस बजट दो तरीके का हो सकता है. टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर विच बिकम्स अ सरप्लस बजट, या फिर टोटल रेवेन्यू is less than total expenditure which becomes a deficit budget.
okay, which becomes a deficit budget. कैपिटल रिसीट्स, जिससे हमारी गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्ट होती है. रेवेन्यू, जिससे हमारी कोई लायबिलिटी ना क्रिएट होती है, ना कोई एसेट्स में चेंज आता है. ये थिंग्स हमें पता थे पहले से. यस यस. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे हमारा कोई भी क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स या ऑब्लिगेशंस नहीं होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए किए जाते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके वजह से हमें या तो एसेट मिलता है या हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो जाती है. सर कैसे? बेटा आपने कैपिटल खर्चा किया, या तो एसेट मिला होगा या तो लोन बंद किया होगा, या तो एसेट मिला होगा या तो लोन बंद किया होगा. Budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue. Okay. Revenue deficit is revenue expenditure and revenue receipts. मतलब गवर्नमेंट को जो अपना काम धंधा चलाने के लिए पैसा चाहिए वो, एंड गवर्नमेंट को जो वो काम धंधा चलाने के लिए पैसा मिला है वो, उसके बीच का डिफरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से समझना. ओके. तो सर बजटरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या फर्क है? बजटरी डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू. इट इज डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल. इसको ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. इट इज माय रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस non-debt capital receipts plus debt capital receipts, which are nothing but borrowings. अरे सॉरी बेटा, एक मिनट, मैं क्या गुड़ गोबर लिख रहा हूँ, सॉरी, एक मिनट. हाँ, कैपिटल, तो यहाँ पे हमें लिखना है उसको. ठीक है. वी विल राइट नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स प्लस डेट कैपिटल रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. देखो बेटा, ये जो है ना, और बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल, इट इज डिफरेंस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू. तो जो भी आएगा वो हमारा डेफिसिट हो जाएगा. आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने जो खर्चा किया है वो ज़्यादा आएगा. ठीक है, वो ज़्यादा आएगा. तो आप डेफिसिट निकालने के लिए यू विल जस्ट सिंपली टेक द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर. जो इसका फॉर्मूला है ना बेटा, उसमें लोग कई बार कैसे करते हैं, हम लोग लिखते हैं द एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू, तो आंसर पॉजिटिव आता है. बट हमने पहले ही बोल के रखा है कि जो भी आंसर आएगा वो डेफिसिट आएगा. ये जो भी आंसर आएगा वो डेफिसिट आएगा. ठीक है. कहाँ गया प्राइमरी डेफिसिट, हाँ फिस्कल डेफिसिट, ये रहा. देखो बेटा, एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू. ओके. अब यहाँ पे ध्यान दो, या लिखने पे ध्यान नहीं, यहाँ पे ध्यान दो. ओके. सी बेटा, मैंने यहाँ पे जानबूझ के नॉन डेट एंड डेट कैपिटल रिसीट्स लिखा है क्योंकि आगे चल के इसमें से फिस्कल हमारा डेफिसिट बनेगा. बट हमें और एक चीज़ जो यहाँ पे करनी है वो ये है कि हम अब इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई हमारा जो बजटरी डेफिसिट है इज इक्वल्स टू
नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ प्रीवियस डेट्स। मतलब ऐसा सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मुझे करना है, नॉट फॉर मेकिंग एनी इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन्स बट फॉर फंक्शनिंग ऑफ माई गवर्नमेंट, फॉर फंक्शनिंग ऑफ माई गवर्नमेंट। इसमें मैं ऐड कर दूंगा मेरे सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें मैं ऐड कर दूंगा मेरे सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से मैं माइनस करता हूँ, इसमें से मैं माइनस करता हूँ मेरा रेवेन्यू रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स प्लस डेट कैपिटल रिसीट्स, तो मुझे मिल जाएगा बजटरी डेफिसिट। सर आपने इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया? बजटरी डेफिसिट का तो सिंपल फॉर्मूला है टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो आप इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? बेटा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक जो ये है ना वो टोटल रिसीट किन चीज़ों से बनता है, टोटल एक्सपेंडिचर किन चीज़ों से बनता है, उनको ब्रेक डाउन करके लिख रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा, टोटल रेवेन्यू जो है विल बी माई रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, है कि नहीं? बट मुझे पता है कि कैपिटल रिसीट्स दो तरह की होती है, दे आर नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, यस और नो, और होती है एक डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, यस और नो, यस। फिर जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर में मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है जिसमें मैं दो तरह के करता हूँ, एक है इंटरेस्ट पेमेंट्स, एक है नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। मतलब जो मैंने इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए खर्चा नहीं किया है बट बाकी सब खर्चा किया है, प्लस मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, यस और नो, प्लस मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ये सारी चीज़ें आती है, बराबर बेटा, है ना? सो इसी चीज़ को मैं एक्सपांड करके लिख रहा हूँ ताकि आगे जो भी तरह के डेफिसिट्स है ना वो सब आपको क्लियर हो जाए, वो सब के सब आपको क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स डू इट वन मोर टाइम ताकि अपने को ये क्लियर हो जाए। ओके, सो बजटरी डेफिसिट जो है विल बी माय नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स प्लस डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ये समझा? यस बेटा, ओके। अब इसमें से देखो फिस्कल डेफिसिट क्या बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट बोलता है कि भाई आई एम नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं माइनस का साइन फिर डालता हूं पेन चेंज करके, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ठीक है सर, बुक में क्या लिखा है देखो बेटा,
बुक में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, यहाँ पे देखो सब लोग, देखना है तब लिखने बैठते हो। दिस इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस और नो, एंड दिस इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। बराबर, यहाँ पे देखो, लुक हियर, yes, revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts plus capital receipts excluding borrowing मतलब debt capital receipts, debt creating capital receipts। yes बेटा, तो देखो मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखा, मैंने पहले ही नॉन डेट और डेट को अलग लिखा था, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैपिटल रिसीट्स लेस बोरोइंग्स आई जस्ट रोट नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। मिथिल समझा बेटू? यस बेटा, मेरी कैपिटल रिसीट्स या तो कर्जा हो सकती है या तो नॉन कर्जा हो सकती है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं यश कर्जा बाहर निकाल, तो पता चले कि एक्चुअल डेफिसिट कितना है। क्लियर है? पक्का? ओके, ये समझा बेटा, ये क्यों मैं इतना एक्सपांड करके लिख रहा था? ओके, दिस वाज द रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि यश ये सब जाने दे, ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट का खर्चा है ना, वो तो मेरे को दूसरे की ली हुई लोन्स के लिए पे करना पड़ रहा है। वो लोन्स मैंने नहीं ली थी, वो लोन्स मैंने नहीं ली थी। तो एक्चुअली जो मेरी गवर्नमेंट है उसमें से जो डेफिसिट आ रहा है ना, फिस्कल डेफिसिट, उसमें से तू इंटरेस्ट लायबिलिटी माइनस कर दे, क्योंकि ये इंटरेस्ट मैं दूसरों लोग के लिए भर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट मैं दूसरों के लिए भर रहा हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट्स जो है, रेवेन्यू रिसीट्स दैट इज 100 रुपीज, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स इज 50 रुपीज, कैपिटल रिसीट्स इज 40 रुपीज। रेवेन्यू expenditure non interest revenue expenditure is 120, capital expenditure is 40 and interest expenses are 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100। तो हम क्या करेंगे, इनको मैं ये दे देता हूं, this will be A, this will be B, this will be C, this will be D, this will be E, this will be F। ओके, चलो अभी करके देखते हैं। सो आई गेट D प्लस E प्लस F, तीनों मेरे खर्चे, D प्लस E प्लस F माइनस A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B प्लस C, यस, दैट इज इक्वल टू माई बजटरी डेफिसिट, है ना, सारा खर्चा सारा इनकम। देन बेटा D प्लस E प्लस F माइनस A प्लस B इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट। क्यों? फिस्कल डेफिसिट इज एक्सक्लूडिंग डेट करंट लायबिलिटीज, सॉरी डेट वाली करंट रिसीट्स, डेट वाली कैपिटल रिसीट्स। यस और नो? यस। सो जो डेट वाली कैपिटल रिसीट्स है उसको एक्सक्लूड करके मेरे को मिल जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या बोलता है? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट लायबिलिटी माइनस करो, मतलब इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करो। इंटरेस्ट का खर्चा कौन सा है अपना? F। इंटरेस्ट का खर्चा क्या है? F। तो अभी इसको ऐसे देखो, फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले से मुझे F निकाल देना है, तो क्या बचेगा? D प्लस E माइनस A प्लस B, यह आ गया मेरा प्राइमरी डेफिसिट, यह आ गया मेरा
प्राइमरी डेफिसिट। मैं एफडी में से एफ निकालूं या पूरा फॉर्मूला रीराइट करूं? मैं काम तो वही कर रहा हूं, यस और नो? यस, ओके। चलो अभी इसको नंबर्स डाल के देखते हैं कि कैसे क्या आंसर आता है। डी प्लस ई प्लस एफ 120, 160, 260, 260 माइनस 190, तो मेरा बजटरी डेफिसिट है 70। अगेन 260, दिस टाइम आई विल माइनस only 150, so my fiscal deficit is 110, हाँ 110। ठीक है बेटा, प्लीज समझना, एक्चुअली में जो डेफिसिट होता है ना उतना ही हम बोरोइंग्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना मेरा डेफिसिट है ना उतना ही मेरा बोरोइंग्स का अमाउंट होना चाहिए था। बट आपको कंफ्यूज ना हो, और फंडा बेटा इसके लिए गवर्नमेंट कभी भी किसी को नहीं बोले कि जा पैसा नहीं दे रहा, उसको हर एक का कमिटमेंट ऑनर करना पड़ता ही है। तो तुम्हारा जितना भी डेफिसिट आएगा ना, जो बजटरी डेफिसिट है ना, उतना ही तुम्हारा लोन हो जाएगा, उतना ही बोरोइंग्स होगा। ठीक है, बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझे, रियलिटी से हम थोड़ा दूर है। ओके, ये ध्यान में रखना। एंड देन डी प्लस ई, सो 160 माइनस ए प्लस बी, तो कितना 150, तो ये आ गया 10। तो सिंपली पुट, सपोज अपनी प्राइम मिनिस्टर अभी वर्षिता है, तो वर्षिता बोल रही है देखो सर, मेरी गवर्नमेंट जो काम कर रही है ना उसमें सिर्फ 10 रुपए का ऊपर नीचे है। मैंने कहा नहीं वर्षिता, तुम्हारा तो 110 रुपए का है, लेकिन नहीं सर, जो हमारा इतना पैसा जा रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करने में जा रहा है, मैंने कहा 100 रुपये? ये लाइक हाँ सर, देखो 110 में से आप 10 माइनस कर दो, कितना बचा 100, और वही देखो सर हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। मतलब पहले की जो गवर्नमेंट्स थी, तनिष्का, मिथिल, स्नेहा, ये सब ने जो गवर्नमेंट चलाई थी उसमें इन्होंने 100 रुपये का इंटरेस्ट मेरे सर पे दे मारा है। तो आई एम वर्किंग वेरी एफिशिएंटली। मेरी गवर्नमेंट के एक्चुअली खर्चे और इनकम और एक्सपेंस में सिर्फ 10 रुपये का फर्क है, बट बिकॉज ऑफ दीज 3 का गवर्नमेंट्स आई हैव टू पे 110 रुपीज का डिफरेंस, 110 रुपीज का डिफरेंस। आर वी क्लियर बेटा? यस। तो जो भी हमारा फिस्कल डेफिसिट आता है ना, हमने पता है लाइन पढ़ा था कि गवर्नमेंट हैज टू फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट, और वी प्रिंट मनी टू डू आर फिस्कल डेफिसिट। बेटू तेरा फोन आगे के बेंच पे रख। आर वी क्लियर? यस। तो ये बात है बच्चा, राइट। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इन रियलिटी जितना डेफिसिट होता है उतना ही बोरिंग्स कर लिया जाता है, ताकि वो सारे डेफिसिट को हम पे ऑफ कर सके। आर वी क्लियर? नहीं मेरा बच्चा, बजटरी डेफिसिट तो सब कुछ इंक्लूड करके है ना, उसमें तो बोरिंग्स इंक्लूडेड है ना। बोरिंग करने के बाद भी इतना घाटा रह रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग फिस्कल डेफिसिट देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितना बोरो करना पड़ेगा। जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट उतना हमको बोरो या मनी प्रिंट करना पड़ेगा, या कुछ भी। सी बेटा, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है कैपिटल रिसीट्स ऑफ डेट, तो वहाँ पे और क्या और बोरिंग करना पड़ेगा, तो उतना बोरिंग तो यहाँ पे ही हो जाएगा। देख बेटू कैसे मेरे को पता चलेगा, देख मेरा फिस्कल डेफिसिट कितना है 110, बजटरी डेफिसिट कितना है 70, मेरा डेट कितना उठाया मैंने, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कितने हैं 40, 110 माइनस 70 40। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे को पूरा 110 ही फाइनेंस करने का है। देख मेरे पास ना, मेरे को ना शाम तक में 110 रुपये इकट्ठा करके वसूली भाई को देने का है। ठीक है, वरना वसूली भाई मेरे को ठोक देगा। ठीक है, वो 110 रुपये में से मैंने 40 रुपये इकट्ठा कर लिए, तो कितने का घाटा बचा 70 का। वही बजटरी डेफिसिट बोल रहा है कि यश एक्चुअली तेरे को वसूली भाई को 110 देने का है, ये तो तूने 40 ले लिया, तो 70 का गैप आ रहा है।
तो मेरे को एक्चुअली वसूल भाई को कितना देने का है? 110, ठीक है। तो मेरा बोरिंग्स जो है वो यूजुअली 110 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज इट इज द फिजिकल डेफिसिट दैट आई हैव टू फाइनेंस। क्लियर बेटा? प्राइमरी डेफिसिट क्या है? पिछले गवर्नमेंट्स का जो इंटरेस्ट बर्डन है उसको निकाल के हमें बताओ कि प्राइमरीली हमने कितना गड़बड़ किया है, हमारा कितना डेफिसिट क्रिएट हुआ है। क्लियर? यस एवरीबॉडी? ओके चलो। ओके बेटा, तो ये प्राइमरी डेफिसिट और ये सब अपन देख लेते हैं अभी। When the government's non-borrowed receipts fall short of its entire expenditure, it has to borrow money from public to meet the shortfall. The excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings during a given fiscal year is called as fiscal deficit. ठीक है? Then fiscal deficit will have to be financed by borrowing. Therefore, fiscal deficit points to the total borrowing requirements of the government from all sources. We just discussed this beta. Yes. Primary deficit is defined as fiscal deficit of the current year minus interest payment on previous borrowings. It tells how much of the government's borrowings are going towards meeting expenses other than interest payments. Thus gives an estimate of borrowings on account of current expenditure exceeding current revenues. ठीक है? Yes. Net interest liabilities are interest payments minus interest receipts by the government on domestic lending. Finance bill, the bill produced immediately after presentation of union budget detailing the imposition, abolition, alteration or regulation of taxes proposed in the budget is called as the finance bill, which becomes the Finance Act. Outcome budget establishes a direct link between the budgetary allocations of scheme and its annual performance target measured through output and outcome indicators. The outcome budget is a progress card on what various ministries and departments have done with the outlays. Outlays मतलब expenditure. Outlays मतलब expenditure. पिछले साल जो उनको पैसा दिया था, पिछले साल जो उन्होंने खर्चा किया, उसे क्या हुआ था in the previous annual budget. It measures the development outcomes of all government programs, whether the money has been spent for purpose it was sanctioned, including the outcome of the fund usage. Are we clear? Yes, beta? Okay. Then, guillotine. The parliament is very limited time for examining the expenditures and demands of all ministries. So once the prescribed period for discussion of demand grants is over, the speaker puts all outstanding demand for grants, whether discussed or not, to vote for the house. This process is called as guillotine. Motions for reduction of various demands for grants are made in form of cut motion seeking to reduce the sum sought by the government on grounds of economy or difference of opinion on matters of policy or just in order to voice a grievance. मतलब क्यों इतना पैसा देने का है, ये मिनिस्ट्री ऐसा परफॉर्म कर रही है, आई इंट्रोड्यूस अ कट मोशन कि इनका बजट इतने से कट कर दो, ये पैसा कहीं और दो आप, ऐसा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया है। कंटिजेंसी, अ फंड प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट टू एनेबल टू मेक एडवांसेस टू द गवर्नमेंट टू मीट अर्जेंट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, राइट बेटा? एंड पब्लिक अकाउंट अंडर आर्टिकल 266(1), अगेन important, the Constitution of India, public account is used in relation to all the fund flows where government is acting as a banker. Examples include provident funds and small savings. This money does not belong to the government but it is to be returned to the depositors. The expenditure from this fund need not be approved by the parliament. Are we clear? Yes, beta? Okay. With that, this unit comes to an end. Okay? I see you tomorrow, na? Now, what time? 7, na? Perfect. तब तक आपका यूनिट 1, 2A, 2B and 3 ये हो जाना चाहिए. ओके? यस, हमने लिटरली इसको 3 से 4 बार इस चैप्टर को रिवाइज किया. ठीक है? Every single thing we have revised.
यस, थैंक यू रूही। तो प्लीज़ एंश्योर कि ये हो जाए।